Hi everyone, greetings from Gloom India, and this is Dr. Jigar Shumali, consultant nephrologist and transplant physician at Renus Kidney Hospital, अहमदाबाद एंड नडिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं वो है टेम्परेचर इन डायलिसिस थेरेपी। अब टेम्परेचर जो डायलिसिस थेरेपी में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है वो सबसे पहले समझते हैं। तो जनरली डायलिसिस थेरेपी क्या है, तो उसमें आरओ वाटर से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसमें एक तरफ आरओ वाटर होता है और एक तरफ पेशेंट का ब्लड होता है, उसमें डिफ्यूजन और कन्वेक्शन थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किए जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विलिब्रियम सेट होता है। सो ऑब्वियसली पेशेंट ऑन एन एवरेज 120 to 150 लीटर वाटर को एक्सपोज होता है। तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर वाटर का है वही का वही टेम्परेचर बॉडी में भी ट्रांसलेट होने के चांसेस रहेंगे। जिस तरह से डिफ्यूजन अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट का होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, ऐसे ऑब्वियसली अप टू सर्टेन एक्सटेंट टेम्परेचर का भी होगा। तो अगर इस वाटर के टेम्परेचर में मेजर चेंज हुआ किसी भी माल फंक्शन की वजह से, तो होगा क्या, वाटर आइदर बहुत ठंडा हो जाएगा या बहुत गर्म हो जाएगा। अगर बहुत ठंडा हो जाता है, समझ लो 35 डिग्री तक चला जाता है, तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है ना, तो ये इतना मेजर इशू नहीं करेगा। अगर अनकॉन्शियस होगा ना तो वो हाइपोथर्मिया मान एकदम लो टेम्परेचर में चला जाएगा। अदरवाइज वो मेजर प्रॉब्लम कम नहीं क्रिएट करेगा। जनरली अगर उसको सिम्टम्स डेवलप होंगे तो ठंड लगेंगी और शिवरिंग होगा। बट अगर पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया और अगर वो अप टू 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तो एक्सेस टेम्परेचर ब्लड प्रोटीन रिजनरेशन करता है और हीमोलाइसिस माने आरबीसी टूट जाने का काम हीमोलाइसिस करता है। ठीक है, अब समझो कि मेजर वेरिएशन तो नहीं है, पर कंटिन्यूसली अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो क्या, तो उसे क्या होगा, एक तरीका का हिस्ट्रेस जनरेट होगा। उससे क्या होगा, पेशेंट का बॉडी में इतनी हीट रहने की वजह से एक हाइपोवॉल्यूमिक स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि ये हीट बॉडी में एक वाजोडाइलेटेशन की प्रोसेस करेगी, उसकी वजह से एक हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट क्रिएट होगा और वो लॉन्ग रन में कार्डियक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इस वजह से, क्योंकि हमें कार्डियक स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है डायलिसिस में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होगा तो हमारे डायलिसिस की प्रोसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल बहुत मैटर करता है। तो जनरली सब डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम में टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 37 to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सो 37 डिग्री माने 98.6 फ़ारेनहीट और 38 डिग्री माने 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट के बीच में रहता है। ओके, अब ये जो टेम्परेचर का कंट्रोल है ये दो लेवल पे होगा। एक, पहले तो डायलिसेट बनेगा और उसके बाद ड्यूरिंग डायलिसिस थेरेपी हमें दो अलग अलग लेवल पे टेम्परेचर का पार्ट देखना है। ओके, तो हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं डायलिसेट बनता है तब क्या हो सकता है। तो जब भी डायलिसेट बन रहा होता है ना, तो टेम्परेचर एक टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल होता है। ये ऐसा डिवाइस है, ये टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ठंडे और गर्म पानी को इस तरह से मिक्स करता है कि जिससे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अचीव कर पाए। ठीक है, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है, तो 77 डिग्री फ़ारेनहीट या 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम ये टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाए, अगर पानी इससे भी ठंडा रहा, तो से फॉर एग्जांपल हर 1 डिग्री फॉल होगा टेम्परेचर का 77 से, हर 1 डिग्री फ़ारेनहीट फॉल होगा, तो उससे लगभग 1.5% एफिशिएंसी जो आरओ प्लांट की है वो ड्रॉप होती जाएगी। ओके, अब ये टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल जैसे हमने कहा कि गर्म और ठंडे पानी को मिक्स कर रहा है, तो उस मिक्सचर बराबर हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए उसके बाद एक टेम्परेचर गॉज होता है जो टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल के बाद रखा जाता है। और इस टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल में डेली चेक किया जाता है कि अच्छे से काम कर रहा है क्या नहीं, और दूसरा टेम्परेचर कितना रहा है। तो हमें देखना क्या है कि ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज 77 डिग्री फ़ारेनहीट रहे, और उसमें प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब समझो पानी बहुत ठंडा है, तो जैसे हमने बोला ये एफिशिएंसी घटाएगा, तो हमें उसको गर्म करने के लिए क्या होगा, एक हीटर रख सकते हैं। अब हीटर से गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। एक और भी ऑप्शन,
एक हीट एक्सचेंजर भी ट्राई किया जाता है। इसमें होता है क्या है, जो डायल सेट है उसमें वो जनरली थोड़ा पानी गर्म होता है, तो उस डायल सेट को इस जो पानी है उसके कांटेक्ट में लाया जाता है और वहाँ पे हीट एक्सचेंज हो जाएगी। तो विदाउट हीटर भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट वाटर का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। ओके, दूसरी बात, ये बात हुई पानी को गर्म करने की। अब ऐसा सोचो, पानी ऑलरेडी गर्म बहुत आता है, ऐसा कब होगा? टेरेस पे आरओ का प्लांट है, ओके, टैंक भी वहाँ पे है। ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, सी फॉर एग्जांपल यहाँ गुजरात में बहुत गर्मी रहती है। तो होता ये है कि और पर्टिकुलर समर में जो अप्रैल मई के महीने आते हैं, तब तो इतनी गर्मी होती है कि पानी अपने आप और टैंक अपने आप गर्म होते जाते हैं, भले ही हम किसी भी अच्छी क्वालिटी के टैंक यूज़ करें। तो उस दौरान अगर हमने आरओ वाटर को के प्लांट को शेड में नहीं रखा है, या जो पाइपलाइन है जो ऊपर से नीचे तक पाइपलाइन लाती है, अब ये लाइन कहाँ से पास होगी? तो आरओ वाटर का जो ये सिस्टम होगा वहाँ से दीवार के बाजू से पास होगी, ऐसा ही कुछ होगा। अगर ये बाहर की माने कंक्रीट सरफेस से पास होगी बिल्डिंग की, तो होगा क्या मालूम है? वो बहुत गर्म होती है, तो वो इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा, ये होगा ही होगा। ओके, तो जनरली अगर हम उसके लिए CPVC मटेरियल यूज़ करें ना, तो ये चांस कंपेरेटिवली हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिसमें पानी बहुत गर्म ना हो जाए। ओके, जैसे हमने बोला हमें डेली वो टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल चेक करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा। तो ये अभी हमने बात करी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डायल सेट, कि जब डायल सेट का फॉर्मेशन होता है तब 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा होगा तो क्या हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? जैसे शेड की बात करी, CPVC की बात करी। कम है तो हीटर या हीट एक्सचेंजर को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बात करी। और कितने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को मेज़र करना है वो हमने समझ लिया। अब चलो, डायल सेट तैयार हो गया, तो ड्यूरिंग डायलिसिस थेरेपी हम क्या देखेंगे? तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर अलार्म होता है। ओके, अब जब डायलिसिस प्रोसेस होता रही है ना, तब एक सेपरेट टेम्परेचर मॉनिटर होता है जो इस टेम्परेचर को मेज़र करता रहता है। जनरली हमें जो डायलिसिस के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो एक प्रीसेट वैल्यू पे रखते हैं, बट अगर हम उसको लोअर सेट करें तो भी हमें बहुत लो माने लेस देन 33 टू 35 पे सेट नहीं करना है, और हायर में 41 से ज़्यादा सेट नहीं करना है। इसमें हमने देखा था 25 प्लस और माइनस 2, और इसमें 33 टू 35 से लेकर अपर 41 तक। पर ऑन एन एवरेज जो भी टेम्परेचर सेट होता है ना, वो 37 के आजू बाजू ही होता है, वो सब हम देखते हैं। अगर इस लिमिट के बाहर जाएगा ना, तो टेम्परेचर का अलार्म लगेगा। ओके, और टेम्परेचर का अलार्म अगर कंटिन्यूस रहा ना, तो क्या होगा, सर्किट एक बाईपास क्रिएट कर देगी जिससे डायल से ड्रेन हो जाएगा, जिससे पेशेंट को उस एक्सेस हाई या एक्सेस लो टेम्परेचर के एक्सपोजर में ना आना पड़े। ओके, अगेन जिस तरह से हमने उसमें बात करी थी कि टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल के बाद का जो टेम्परेचर गॉज है उसको डेली मेज़र करना देखना है, इसमें भी ऐसा ही है कि डेली हमें डायल से टेम्परेचर अलार्म को रिव्यू करते रहना है कि वो अच्छे से काम करता है या नहीं करता। तो एक कॉन्सेप्ट समझने जैसा है, लोअर डायलिसिस सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हमने एक बात करी कि जनरली तो डायलिसिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो इनिशियल लेवल पे जो डायलिसिस में टेम्परेचर होता है वही सेम लेवल पे मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट है। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया, क्यूटेनियस वासोडाइलेटेशन होगा और वो हाइपोटेंशन करेगा। तो अगर हम इस टेम्परेचर की वैल्यू 35.5 टू 36 अगर रखें या उसके डाउनवर्ड रखें, वो उस पर डिपेंड करेगा। चलो हमने बहुत डाउन करी तो क्या होगा कि पेशेंट का टॉलरेंस चले जाएगा, टॉलरेंस माने चिल्स आएंगे। या इफेक्टिवनेस अगर हमने ज़्यादा रखा तो क्या होगा, वासोडाइलेटेशन और ब्लड प्रेशर ड्रॉप, तो वो कितना इफेक्टिव है उससे जज करके अगर हमने कोई टेम्परेचर सेट किया तो वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। हम इस टेम्परेचर को इंडिविजुअलाइज भी करे जा सकते हैं। कैसे? तो पेशेंट का टेम्परेचर देख लेने का, पेशेंट का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर देखने का, और डायलिसिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर उससे 0.5 डिग्री कम रखने का, जिससे पेशेंट के टेम्परेचर और डायलिसिस के टेम्परेचर में मेजर डिफरेंस ना आए। ओके, अब अगर हम ये इंडिविजुअल सिस्टम यूज़ करते हैं कूलिंग की, तो इससे क्या होगा, हम कोल्ड और चिल को बहुत मिनिमम कर सकते हैं
और इसके साथ हम मिनिमम सिम्टम से पेशेंट का डायलिसिस कर सकते हैं और साथ में मायोकार्डियल स्टनिंग कम कर सकते हैं और इश्यमिया रिलेटेड जो डैमेजेस है वो बहुत कम कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ को फर्दर एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, पर अगर ये हो पाया ना तो बहुत अच्छे काम में आता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है और वो है ब्लड टेम्परेचर कंट्रोल मॉड्यूल। यूट्यूब पे हम आपको आगे के एक वीडियो में ब्लड टेम्परेचर कंट्रोल मॉड्यूल कैसा दिखता है और कहाँ होता है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। पर अभी के समझने के लिए खास करके फ्रेजिनियस की वो जो 5008 मशीन है जो ऑनलाइन एचडीएफ के लिए होते हैं, उस मशीन के अंदर ये पार्ट देखा जाता है। ओके, ये पार्ट के अंदर एक छोटा सा आर्टेरियल और वीनस सेगमेंट होता है जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट का, जो इसके स्टार्ट और एंड में टेम्परेचर को मेज़र करता है, जिससे इनकमिंग और एग्जिस्टिंग ब्लड का टेम्परेचर हम जान पाए और इससे टारगेट किया जाता है कि पेशेंट का एक आइसोथर्मिक डायलिसिस हम प्रोसेस कर पाए। ओके, और जो एसएस रिसर्कुलेशन है उसको मेज़र करने के लिए भी ये मेथड यूज़ होती है। उसमें क्या करता है, थोड़े किया जाता है, थोड़ा कोल्ड वाटर सर्किट में इन्फ्यूज़ किया जाता है और उससे टेम्परेचर में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि वो कोल्ड वाटर जो इन्फ्यूज़ किया है उससे टेम्परेचर बहुत कम वेरी हुआ, ज़्यादा वेरी हुआ, तो ब्लड में डाइल्यूट होने के बाद क्या फ़र्क पड़ा वो हम जान सकते हैं। ओके, तो ये एक मेथड है ब्लड टेम्परेचर कंट्रोल मॉड्यूल, वो भी यूज़ किया जा सकता है, पर जैसे मैंने कहा ये जनरली ऑनलाइन एचडीएफ में मॉनिटर होता है। ओके, अब एक जो मैंने हीमोडाया फिल्ट्रेशन की बात करी कि जिसमें ऑनलाइन एचडीएफ मॉनिटरिंग करके हम आगे देख सकते हैं, उसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी हमने बात करी कि जनरली ऑनलाइन एचडीएफ अच्छा डायलिसिस गिना जाता है, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली हम आगे के वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एचडीएफ के बारे में, पर शॉर्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत हॉस्पिटल्स ऑनलाइन एचडीएफ के मशीन रखते हैं और उससे डायलिसिस अच्छे होंगे ऐसा सोचते हैं, पर बाद में उसको रन करते हैं सिर्फ डायलिसिस मोड में, उसमें हीमोफिल्ट्रेशन नहीं करते, सिर्फ हीमोडायलिसिस ही करते हैं, तो फिर उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता। वो एक चीज़ हमें समझनी है। दूसरा, ऑनलाइन एचडीएफ सब पेशेंट्स के लिए नहीं होता। जो जनरली डेटा है कि जो पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक इशू है, जिनको माल न्यूट्रिशन है, जिनको उनको लॉन्ग रन में मे बी 3.7 ईयर्स के बाद उसके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखे गए, ऐसे कुछ आगे के स्टडी के रिजल्ट्स हैं। तो सब पेशेंट्स में हर बार अच्छा ही रिजल्ट आएगा वो भी ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सिर्फ हीमोडायलिसिस करते हैं, ऑनलाइन एचडीएफ माने हीमोडायलिसिस प्लस हीमोफिल्ट्रेशन, ऑनलाइन एचडीएफ नहीं करते, वो भी एक इशू है। अब ऑनलाइन एचडीएफ का एक पॉजिटिव साइड इससे भी शायद क्रिएट हो सकता है कि जब ऑनलाइन एचडीएफ होता है तो उसका बेटर टॉलरेंस शायद इसकी वजह से भी है कि जो हीमोफिल्ट्रेशन के लिए जो एक्स्ट्रा फ्लूइड लगता है और जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड लगता है उसकी भी शायद एक कूलिंग इफेक्ट हो कि जिसकी वजह से कार्डियक स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा अचीव हो, ऐसा भी एक डेटा है। सेम सीआरटी में भी देखा गया है कि सीआरटी में क्या होता है कि जनरली जो बैग्स होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। ओके, तो और दूसरा वो 24/7 चलता है, ब्लड फ्लो भी कम होता है, तो कंटिन्यूस एक्सपोजर है 24/7। तो बहुत बार ये भी होता है कि वो लोअर टेम्परेचर की वजह से पेशेंट की बॉडी की हीट वो वाटर में ट्रांसमिट हो जाती है और बहुत बार दैट इज़ द रीज़न सीआरटी के पेशेंट को फीवर नहीं आता, भले वो सेप्टिक हो, उसको फीवर आने का आ रहा हो, पर फिर भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर वाटर में चला जाता है। हाँ, इससे कार्डियक स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बट इन जनरल जो टेम्परेचर मेजरमेंट है उसकी रिलायबिलिटी चली जाती है, वो एक पॉइंट है जो ध्यान में रखने जैसा है। दूसरा, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बहुत सी सीआरटी मशीन में हीटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। तो इस पर क्या होता है कि जो ट्यूबिंग है उसको एक हीटिंग मशीन, एक सिलेंडर जैसा आता है, उसके आजू बाजू ट्यूबिंग को कनेक्ट किया जाता है, तो जिसकी वजह से अगर उसमें से ब्लड पास हो या डायल सेट पास हो तो उसका टेम्परेचर हम बढ़ा पाए। पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर बहुत हीटिंग होगा ना तो बबल्स क्रिएट होंगे रिप्लेसमेंट है डायलिसिस सॉल्यूशन, तो वो एक पर्टिकुलरली जो बाइका फॉर्मेशंस वाले होते हैं उसमें, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो आज जो हमने डिस्कस किया है, अगर हम उसको रिवाइज करें तो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वो पेशेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या, लो टेम्परेचर होगा तो क्या, और उसके दो अलग लेवल के मेजरमेंट, एक डायलिसिस लेवल पे और एक ड्यूरिंग डायलिसिस क्या हो सकता है, और जो दो अलग थेरापी है कॉन्टाइन HDF CRT, उसके बारे में देखा। हम आगे भी बहुत से अलग अलग वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि CRT और टेम्परेचर और ऑनलाइन HDF और टेम्परेचर और उस मशीन की अलग अलग एफिशिएंसी। हाँ, एक और एस्पेक्ट हमें डिस्कस करना रहा कि मशीन में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो जस्ट एक मशीन का अगर हम एग्जांपल ले तो ये फ्रेजिनियस का मशीन है, जिसमें अगर हमने देखा हम मेनू में जाके डायल सेट में टेम्परेचर में जाके हम इस तरह से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और उसको 35 डिग्री तक ला सकते हैं। इस ब्लॉग के बारे में या इन टॉपिक के बारे में कोई भी डिस्कशन हो तो आप ग्लोब इंडिया की वेबसाइट पे पोस्ट दे जा सकते हो। ग्लोब इंडिया की वेबसाइट पे जितने भी ब्लॉग्स के वीडियो यूट्यूब में पोस्ट होते हैं उसका कंटेंट अवेलेबल होता है, आप उसको पढ़ सकते हो। आपको उसमें कोई भी क्वेरी लगे आप रिप्लाई करें, आप जितने रिप्लाई देंगे उतना आगे के ब्लॉग आपको कौन से और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो प्रिपेयर किए जाएंगे। दूसरा, जो भी ब्लॉग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है, अगर आप उसमें कोई क्वेरी देंगे तो उसका भी हम आपको आंसर देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।